आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकेले रहने की ताकत क्या होती है। हर नौजवान युवक का एक सपना होता है कि वह अपनी एक अलग पहचान बनाए। पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो, वह खुद कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था एक व्यापारी के बेटे का। एक कहानी है जापान के एक व्यापारी की, जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते हो? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता था। जब भी उस शहर में कोई सामुराई उस शहर में आता तो वह उसी के पास रहता। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे जानें, और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स बनना चाहता हूँ। उस युवक की बातें सुनकर उस व्यापारी का बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 2 से 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वह अपने पिता से कहता है कि क्या शर्त है पिताजी? इस पर वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, देखो, मैं तुम्हें अगले 2 साल का समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम या से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफ़ी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 3 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर मार्शल आर्ट सीखने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है, और वह कई दिनों की यात्रा करने के अपने गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में मार्शल आर्ट सिखाता था और वह बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। वह नौजवान युवक अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं आपसे मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूँ और मैं मार्शल आर्ट्स में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर जवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था। इस पर गुरुवर कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, और जब गुरुवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो इस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उस गुरु को बता दी। उसने यह बात बता दिया कि उसके पिता ने उससे क्या शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल हो पाया तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ाना होगा। नौजवान अपने गुरु से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं अपने पूरे कर्तव्यनिष्ठ के साथ मार्शल आर्ट्स सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। तभी उन गुरुवर ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी साथ आए थे। तभी उन गुरुवर ने कहा, सबसे पहले यदि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीज़ों को छोड़ना होगा, इन चीज़ों का त्याग करना होगा, इसलिए वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथों वापस अपने घर भेज दिया। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम
मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर आप जैसा भी कहें मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवर उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवर जैसा आप कहें। फिर गुरुवर उसे युवक को दूसरी शर्त बताते हैं कि अगर एक बार तुमने मार्शल आर्ट्स की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा, तो तुम इस बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है आप जैसा कहें मुझे भी मंजूर है। तो गुरुवर ने उसे युवक का अपना शिष्य बना लिया। वो युवक यह नहीं जानता था कि गुरु का सिखाने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उन गुरुवर को ने उस युवक को अपने पास बुलाया, कहा कि बेटा जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, सांस लेते हो, वैसे ही तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। इसलिए तुम्हें आज से ही सचेत रहना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करो और ऐसा तब तक करो जब तक कि यह तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए। उस युवक ने उन गुरु की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान केंद्रित करता। शाम को 6 बजे से वह एकांत रहता और ध्यान किया करता है। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वह सो जाया करता और ठीक सुबह 4 बजे उठकर वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता। यह सब उसे एकांत में रहकर ही करता था और वह सारी क्रियाएं दोपहर के 1 बजे तक यूं ही ऐसे ही चलती रहती थी। और इस समय के दौरान ना तो वह कहीं जाना, ना किसी से मिलना, यहाँ तक कि वह उस युवक को किसी से बात करने तक का कोई अनुमति नहीं थी। और बचे 5 घंटे अर्थात दोपहर का 1 बजे से शाम 6 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता। और वह नौजवान युवक भी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस नौजवान युवक का जोश ठंडा होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बात को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन अभी नियमों को तोड़कर अपने सभी साथियों के साथ गप्पे लड़ाने लगा। वह अपने घर के व्यापार की बातें बताता, उसके पास क्या कुछ है। और उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी न कभी तो इससे हमें कोई ना कोई फायदा तो अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उस नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वह नौजवान युवक रात को सोने के बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहीं दूर भाग जाया करता था। जंगलों में जाकर मौज मस्ती किया करता था, गप्पे लड़ाता था और इस कारण वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और ना ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तुमने एक बार मार्शल आर्ट्स की शिक्षा को आरंभ कर लिया तो तुम्हें इसे पूरा जरूर करना होगा। और तुमने मुझसे कहा, वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्यनिष्ठ के साथ मार्शल आर्ट्स की शिक्षा को ग्रहण करोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिताजी ये तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने इसमें, तो तुम उसने क्या जवाब दोगे।
उस वक्त तुम उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था और मेरे अंदर मार्शल आर्ट्स विद्या सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन जब मैं नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा, एकांत रहकर मैं थक चुका हूँ और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ और इसी कारण मेरी चिंता और बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊँगा। जब मैं एकांत में रहता हूँ तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनसे पीछा छुड़ा नहीं पाता हूँ। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है। इसे तुम्हें समझना चाहिए, किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी सिर्फ एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, बताइए आप क्या कहते हैं? तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा, यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह वहाँ पर तुम्हें एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना है, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, बस तुम्हें देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूँगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उस नौजवान ने काफ़ी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है और उसके बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते वह 1 दिन का सफ़र तय करके वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और उसके पूरी रात वहीं पर बिताई और अगली सुबह होने से पहले ही वह उस बाज को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहाँ देख रहा था तभी उसकी नज़र उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बाज चट्टान की चोटियों पर बैठा हुआ है और चट्टान के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह युवक उस बाज का देखकर छुप गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों को देखने लगा, उन पर नज़र रखने लगा। नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी के में चराने के लिए आए हैं और तभी उस युवक की नज़र उस पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर उड़कर वह उन भीड़ों के पास पहुंचा। जब तक कि वह उन चरवाहों की नज़र उस पर पड़ती तब तक उसने एक भीड़ के बच्चे को अपने पंजों में दबोच लिया और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था और वह नौजवान युवक यह सब कुछ देख रहा था और बहुत हैरान हो गया। वह समझ गया था कि उसे उस गुरु ने आखिर उस चोटी पर क्यों भेज दिया। वहाँ से वापस वह अपने गुरु के पास लौटा और वहाँ पर बीती हुई सारी बातें अपने गुरुजी को बताई। तभी गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि यह बताओ तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुजी, वह बाज बहुत चालाक है। काफ़ी देर तक वह यूं ही शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नज़र आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले जाकर उस पर बीती हुई सारी बातें अपने गुरुजी को बताई। तभी गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि यह बताओ तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान कहता है, गुरुवर, वह बाज बहुत चालाक है। काफ़ी देर तक तो वह यूं ही शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह पता चलता है कि वह बाज बहुत ताकतवर और बहुत समझदार भी है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवर हंसते हैं। वो कहते हैं, बेटा,
उस बाज को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीब 80 वर्षों की होती है, लेकिन जब इनकी आधी उम्र हो जाती है, अर्थात जबकि उनकी उम्र 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है, तो यह शिकार नहीं कर पाते। फिर उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उनके शरीर के तीनों महत्वपूर्ण अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे, जो कि लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ पाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरी, चोंच, जो कि आगे की ओर मुड़ जाती है, जो भोजन को निकालने में मुश्किल होने लगती हैं। तीसरा है पंख, जो भारी हो जाते हैं, जिन्हें उड़ने में उनको मदद नहीं मिलती है और वे लंबी उड़ान नहीं भर पाते हैं और अपने उनके शरीर से चिपकने लगते हैं, जिस कारण वो पूरी तरह नहीं खुल पाते हैं। तो उसके कारण उड़ान नहीं भर पाते हैं, उनकी उड़ान सीमित हो जाती है। भोजन ढूंढना, खाना, उड़ना, भरना, तीनों चीज़ें बंद हो जाती हैं। फिर उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या फिर खुद में बदलाव करे। इनकी सारी शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही होती है कि बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करता। जहाँ पहला रास्ता सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं दूसरा अंत में पीड़ादायी और लंबा। वहीं बाज दूसरा चुनता है, वह धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी ऐसी जगह पर जा पहुँचता है जहाँ पर बहुत शांति होती है और वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। फिर उसके बाद वह अपनी पहली कमजोरी, अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देते हैं। अपनी चोंच को तोड़ना उसे ज़्यादा पीड़ा कुछ भी नहीं पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से नए उगने का। अपने पंजे को भी उस प्रकार तोड़ता है और इंतजार करता है पंजों के द्वारा नए पंजे आने का। देखते ही देखते वह पंजों नए आने लगते हैं और नाखून सही हो जाते हैं। फिर उसके बाद वह अपनी चोंच से अपने पंखों को खींचता है और जितने भी पुराने चिपक रहे पंखों को वो खींच देता है। फिर इंतजार करता है वो नए पंख आने का। जैसे ही उसके नए पंख आ जाते हैं और पूरे 3 महीने लगते हैं और 3 महीने बाद इन बाजों का एक नया पूर्व जन्म होता है और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पूर्व जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आगे गुरुजी उस युवक से कहते हैं, उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकत्र से में हो रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वह शिकार करने के लायक बनता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान वह हमेशा एकांत ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर है, जिसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वो लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। आगे गुरुजी उस नौजवान युवक से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो कि यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से पराहीन निश्चय वाले बनो। और जब तुम खुद के लिए समय निकालते हैं, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम ध्यान दे पाओगे, तुम सचेत हो पाओगे और साथ ही तुम किसी भी चीज़ पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता ही रहता है। आगे गुरुवर कहते हैं, उस युवक को दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं कि अब जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो अपने जीवन में देखो, खुद को समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ना तो उनके पास एकांत में रहने का समय है, ना ही खुद को समझने का। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो,
ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और ये मौका दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा। आगे गुरुवर यह उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद तक नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी ये समझ ही पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। ये याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किया था। गुरुवर वे इतना कहते के बाद वह नौजवान युवक सोचने लगा, वह यह समझने लगा कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरुजी ने उससे क्या कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। इससे दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि पढ़ो, क्योंकि उसी के पीछे युवक के गुरु ने कहा था कि सारा ध्यान केवल अभ्यास के लगाना कर दो, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि जब हम कहीं और जाने की या कुछ अलग पाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब हम अपने मन को बनाए हुए जाल में फंसने चले जाते हैं। हमारा संबंध वर्तमान से टूटता जाता है और तब हमें ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पर फंसे हुए हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत निराश हैं और कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण हमें इसे युवक को उस शुरू की गुरु और हमें उस युवक को उस गुरु की तीसरी बात भी याद आती है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचारों खुद को शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करके से अकेलेपन का वह अभाव हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा और तब तुम यह जान पाओगे कि यह पल ही वह अवसर है जहाँ तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलेपन का फ़ायदा उठा पाओगे और इस तरह से अकेलेपन को जीता जा सकता। इन सभी बातों को ध्यान करके उस युवक ने निश्चय किया कि आश्रम छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। यहाँ तब पर एक सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स बनने आया था और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स बनकर ही जाएगा। के बाद वह अगले ही दिन से अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं, कुछ अलग पाने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि जब हम कुछ खास पाने का प्रयास करने लग जाते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगते हैं और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं कि हमारा मन हम कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं कि हमारा मन हम कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है और इसी कारण हम अपने मन को बने जाल में फंसते चले जाते हैं। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अधिक पाने के लिए प्रयास छोड़ दें, केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और देखना आप जरूर ही लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।